So student, myself Nisigandha Anupam, working as a guest assistant professor at GEC वैशाली। चलिए आज हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में से आप लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस मैंने लिया है और इसमें लिया है मैंने मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका 2-3 ब्रिज होता है, सारे ब्रिजेस ही होते हैं। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ठीक है। तो ये है आपका मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। देख रहे हैं यहाँ पे आपका एक डिटेक्टर लगा हुआ है डी, और यहाँ पे आपकी सप्लाई है एसी, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या है, ये आपका एसी ब्रिज है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो बैलेंस कंडीशन होती है आपकी, वो होती है आपकी Z1 Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3, ठीक है। तो हम आर्म्स देख लेते हैं, हमारा आर्म्स में क्या क्या कनेक्टेड है। तो आपका फर्स्ट जो आर्म है आपका Z1, उसमें आपका कनेक्शन है R1 और L1 का, ठीक है। और आपका दूसरा आर्म है Z2, जिसमें आपका कनेक्शन है R2 का। यहाँ पे आपका एलिमेंट है R2, और तीसरा है आपका R3 यहाँ पे, जो कि आपका Z3 है। और यहाँ पे आपका Z4 है, जिसमें आप R4 और C4 को कनेक्ट किए हुए हैं। C जो है आपका कैपेसिटेंस है, यहाँ पे C4 यहाँ पे आपका क्या है, कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है R1 जो कि आपकी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू है, L1 जो कि आपका अननोन इंडक्टेंस का वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इस ब्रिज के थ्रू। तो हम इसमें देखेंगे कि हमें कैसे निकलता है बैलेंस कंडीशन पे इस ब्रिज में R1 और L1 की वैल्यू, ठीक है। तो R2 और R3 और R4 क्या है आपका, वेरिएबल स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। क्या है आपका, वेरिएबल स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। और C4 क्या है आपका, वेरिएबल स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो दिया हुआ है, दैट मीन्स कि आपका ये क्या है, आपका वेरिएबल स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस है, ठीक है। एट बैलेंस कंडीशन, जस्ट अभी मैंने बताया कि बैलेंस कंडीशन पे क्या होता है एसी ब्रिज में, उसमें क्या होता है आपका Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन पे आपका क्या होगा, Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू आप यहां से देख सकते हो, ये है आपका R1, और L1 में जब हम इम्पीडेंस लिखते हैं तो क्या होता है आपका R प्लस J ओमेगा L, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से Z1 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो Z4 की वैल्यू कैसे निकालनी होगी आपको, तो Z4 की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या होगी, और Z2 की वैल्यू आपको पता है R2 है, और Z3 की वैल्यू आपको पता है R3 है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या निकालना है, Z4 की वैल्यू निकालनी है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपका पैरेलल में कनेक्शन है आपका कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा R4 पैरेलल, क्या लिखते हैं हम, जब हमें Z की वैल्यू निकालनी रहती है तो क्या लिखते हैं कैपेसिटेंस के केस में, 1/XC। तो XC की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, J ओमेगा C4, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख लीजिए R4 इंटू 1/J ओमेगा C4, और ये पैरेलली कनेक्शन है, तो हम जो ऊपर लिखते हैं वो होता है मल्टीप्लाई, और नीचे आपका उसका एडिशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R4 इंटू 1/J ओमेगा C4 और R4 प्लस 1/J ओमेगा C4। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा R4 1 प्लस J ओमेगा R4 इंटू C4, ठीक है। तो हमने Z4 की भी वैल्यू निकाल ली, हमें Z1 की भी वैल्यू पता है R1 प्लस J ओमेगा L1, और हमें Z2 की वैल्यू पता है, Z3 की भी वैल्यू इस ब्रिज से हमें पता है। तो हम बैलेंस कंडीशन पे जब हम ले जाएंगे तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए सारी वैल्यू को। जब आप पुट कीजिएगा तो क्या होगा, R1 प्लस J ओमेगा L1 Z1 की वैल्यू, R4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z4 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, R4 1 प्लस J ओमेगा R4 और C4 इंटू C4, और इक्वल टू R2 इंटू R3। हमें वैल्यू यहाँ पे चाहिए किसकी किसकी, L1 और R1 की, जो कि आपका अननोन रेजिस्टेंस है और आपका अननोन इंडक्टेंस है, ठीक है। तो हम इसमें कर देते हैं इसको इस साइड भेज दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, R4 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका R1 प्लस J ओमेगा L1 के साथ, और आपका क्या हो जाएगा R2 इंटू R3 प्लस 1 प्लस J ओमेगा C4 इंटू R4, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, R4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, R2 R3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे R1 R4 प्लस J ओमेगा L1 R4
इक्वल टू R2 R3 प्लस j ओमेगा C4 R4 R2 R3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे, रियल को एक साथ ले लेंगे और इमेजिनरी को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ द बोथ साइड, दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो रियल पार्ट में आपका ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका R1 R4 इक्वल टू R2 R3। तो यहां से आप R1 की वैल्यू निकाल लीजिए, वो कितनी हो जाएगी, R2 इंटू R3 R4। ठीक है, तो R1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, R2 इंटू R3 इंटू R4। दैट मीन्स कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसमें से जो आपका R2 मल्टीप्लाई R3 बाय R4 वो आपका क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू हो जाएगी। और L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब कंपेयर करोगे आप इमेजिनरी पार्ट को, तो इमेजिनरी पार्ट में क्या हो जाएगा, जब कंपेयर करोगे तो j ओमेगा आपका कैंसिल आउट। तो L1 की वैल्यू यहाँ पे क्या, R4 भी है दोनों साइड, तो दोनों साइड ये भी कैंसिल आउट। तो यह क्या हो जाएगा, L1 इक्वल टू R2 R3 इंटू C4। तो L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, R2 R3 इंटू C4। ठीक है, तो ये आपका आ गया अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये आ गई आपकी अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू। ठीक है, तो यही निकालना था हमें मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है क्वालिटी फैक्टर का, जो कि आपके इंडक्टेंस ब्रिज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ। Q इक्वल टू हम लिखते हैं ओमेगा L1 बाय R1। ठीक है, L1 क्या है, मैक्सिमम स्टोरेज एनर्जी, और R1 जो है वो आपका स्मॉल रेजिस्टेंस जो कि आपका कनेक्टेड रहता है, यही आपके क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, ओमेगा इंटू वैल्यू पुट कर दीजिए, L1 की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे, R2 R3 C4। ठीक है, और जब हम R1 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा आपका R2 इंटू R3 बाय R4, और R4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर अपर साइड में, तो यहां से हो जाएगा आपका ओमेगा इंटू R2 R3 C4 R4 R2 बाय R2 इंटू R3। ठीक है, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, कट, और यहां से Q इक्वल टू आ जाएगा आपका ओमेगा इंटू C4 R4। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर अगर आपको कोई पूछे मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का, वो कितना होता है, ओमेगा इंटू C4 R4। ठीक है, तो ये आपका जो ब्रिज है ये ज्यादातर आपका वाइड रेंज यूज होता है, इसका मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है आपका पावर के लिए और ऑडियो फ्रीक्वेंसी में, और ये मीडियम रेंज के लिए भी यूज होता है, मीडियम रेंज मेजरमेंट के लिए आपका यूज होता है, और ज्यादातर ये यूज होता है आपका पावर और ऑडियो फ्रीक्वेंसी में। यहाँ पे जो आपका कैपेसिटेंस लगा हुआ है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, इस ब्रिज की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, इस ब्रिज की ओवरऑल कॉस्ट क्या होती है आपके, इसके एक्सपेंसिव होने की वजह से अगर आप कैपेसिटेंस लगाते हैं ये वाला, तो ये आपको क्या करता है, इस ब्रिज के ओवरऑल कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये था आपका मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। और भी बहुत सारी ब्रिजेस होती हैं आपके इंडक्टेंस में, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस में। तो थैंक यू।